वेलकम टू एजू वर्ल्ड ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ साइंस क्लास 8। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। और ये जो चैप्टर है ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये जीके जो है जनरल नॉलेज के लिए एज वेल एज योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू रिक्वायर फूड फॉर योर डिफरेंट एक्टिविटीज़, फॉर योर एनर्जी नीड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको एनर्जी नीड्स के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फूड है ये हमें मिलता कहाँ से है? प्लांट्स और एनिमल से। मीन्स ह्यूमन बीइंग डिपेंड होता है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। और हमें फूड चाहिए क्यों? हमें फूड इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन, इन सब के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब प्लांट्स अपना जो है खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, राइट। तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने 6th या 7th क्लास के अंदर पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स by using chlorophyll can make their own food with the help of sunlight। सनलाइट का यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फूड बनाने के लिए जो प्लांट्स है वो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट वी ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर आवर फूड। लाइक आप लीफी वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है? आपको प्लांट से मिलती है। मिल्क की बात करते हैं, एग की बात करते हैं, तो हमें कहाँ से मिलता है? अदर एनिमल से मिलता है। तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये खाना हमें कहाँ से मिलता है? ये खाना हमें मिलता है क्रॉप्स से। क्रॉप्स को भी हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहला जो है वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ये वो क्रॉप्स हैं जो जनरली रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन कब होता है? जनरली जो रेनी सीजन है वो जून से सितंबर के बीच में होता है। जून जुलाई सितंबर का ही वो महीना होता है जिसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे जो क्रॉप्स को उगाया जाता है वो हैं खरीफ क्रॉप्स। दीज आर जनरली पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन। दीज आर सम खरीफ क्रॉप्स। इन खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में उगाते हैं और इनको बाद में काट लिया जाता है और ये उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो जनरली विंटर सीजन में, विंटर सीजन कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 मंथ्स रबी क्रॉप्स के लिए होते हैं। रबी क्रॉप्स में जनरली वीट होता है। जैसे अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आप इस चीज़ से जनरली इंट्रोड्यूस होंगे कि किस तरह से गाँव में जो ये अक्टूबर से मार्च का महीना होता है, इसमें गेहूं को उगाया जाता है। और जो बारिश का जो सीज़न होता है जिसमें पैडी यानी जो जीरी होती है, जो चावल होते हैं, उसकी क्रॉप को उगाया जाता है। तो इसी तरीके से वीट के साथ साथ ग्राम जो चना है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड ऑयल। लिनसीड से हमें ऑयल मिलता है। तो ये सभी जो क्रॉप्स होती हैं ये अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट जो जायद क्रॉप, इन्हें समर क्रॉप भी कहा जाता है। और ये जो जायद क्रॉप होती है इनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। समर सीजन में जनरली उगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, गॉड, बिटर गॉड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जायद क्रॉप्स के। तो फ्रेंड्स, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं अभी क्रॉप्स की। द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स विच ग्रोन जनरली इन रेनी सीजन लाइक maize, paddy, soybean, groundnuts. Second one is rabi crop which are generally grown in the winter season
from October to March, like wheat, gram pea, mustard, and linseed oil. And third is jad crop, which generally grown in the summer season, like mung, muskmelon, watermelon, etc. Next we will discuss the process of cultivation. तो कल्टीवेशन क्या है, एग्रीकल्चर कलेक्शंस क्या हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वन आफ्टर दी अनदर, और किस तरह से हमारी क्रॉप्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से बने, अच्छे से सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर पाए। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर बीज डाल देते हैं, सॉइंग करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, ताकि कोई भी जो है प्रॉपर तरीके से जो है हमारी क्रॉप कल्टीवेट हो सके, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल सके। फिर हम जो है इरिगेशन की प्रोसेस होगी, स्टोरेज की प्रोसेस होगी, उसको प्रॉपर टाइम मिलता है क्रॉप को बड़ा होने के लिए, और लास्ट में उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो दीज आर सम स्टेप विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्लांट कल्टीवेशन। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज़ सॉइल प्रिपरेशन। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी को लूज़ किया जाता है, टिलिंग की जाती है मिट्टी की, उसको प्लॉ किया जाता है, वाटरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मिट्टी होती है उसको प्रॉपर सनलाइट मिले, उसको प्रॉपर वाटरिंग हो, प्रॉपर वाटर मिले। तो प्लॉइंग में क्या होता है, हम मिट्टी को बिल्कुल लूज़ कर देते हैं, उसकी पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरा सरवाइव कर सकते हैं, ताकि उसकी मिट्टी की जो हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं वो फर्टिलिटी जो है वो बढ़े। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और इसके अंदर जो सबसे पहली प्रोसेस होती है दैट इज़ प्लॉइंग। प्लॉइंग के लिए भी हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ सॉइल प्रिपरेशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। द सेकेंड प्रोसेस इज सॉइंग। जैसे यहाँ पे जो पर्सन है वो इस छोटे से पौधे को मिट्टी के अंदर उगा रहे हैं, दैट इज़ सोइंग में हम सीड्स को जनरली उगाते हैं, या फिर छोटे पौधे को। जैसे जो पैडी की क्रॉप होती है उसके लिए छोटे पौधे को मिट्टी के अंदर बोया जाता है, उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो बड़ा प्लांट्स में कन्वर्ट हो सके। और जनरली सोइंग में हम बीज को भी धरती के नीचे लगा देते हैं ताकि वो प्रॉपर रूप से कल्टीवेट हो सके। तो सोइंग क्या होता है, बीज को मिट्टी के अंदर डालना, और उस मिट्टी के अंदर डालना जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रिपेयर की थी, ताकि उसको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन मिल सके। और जो हमारी सॉइल है अगर वो ऑलरेडी फर्टाइल है तो जो हमारा जो बीज होगा, सीड होगा, उसको प्रॉपर वाटरिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकेंड स्टेप इज सोइंग, यानी जो बीज होगा उसको मिट्टी के अंदर उगाना है, बोना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर इज खाद एंड फर्टिलाइजर इज उर्वरक। तो वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, और उस न्यूट्रिशन को हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको सॉइल से मिल जाता है, कुछ जो न्यूट्रिशन है वो उसको हमें ऐड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो बहुत अच्छी हो, और जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल हो। अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो क्रॉप्स भी अच्छी होगी, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज दिस स्टेप involves the formation of nutrient so that the production of crops takes place very well, and this is very important for the growth and development of the plant. Next step is irrigation, सिंचाई करना यानी सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे, यानी समय समय पर जो है पौधों की सिंचाई होनी चाहिए, समय समय पर
उसको वाटर मिलते रहना चाहिए। तो जैसे आपने कब देखा होगा जो गांव के हैं, जैसे उनको ये जनरली नॉलेज होगी कि गांव में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, या फिर आप कभी जब गांव जाते हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि प्रॉपर इंटरवल, अप्रोप्रिएट इंटरवल पे हम जो क्रॉप्स हैं उसमें वाटर की सप्लाई कर सकें। अगर जो प्लांट्स हैं उनको वाटर मिलेगा तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी भी होगी और जल्दी भी होगी। तो जैसे आपको भी तो पानी की ज़रूरत होती है खाने के साथ साथ, तो उसी तरीके से सप्लाई ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। सो द नेक्स्ट first step is soil preparation, second is sowing, third step is adding manure and fertilizers, and the fourth step is irrigation. नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। व्हाट आर वीड्स? सबसे पहले वीड्स होते क्या हैं? वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स। जैसे कई बार प्लांट्स जो होते हैं, छोटे जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो हमने जो बीज बोया था, जो हमने सो किया था, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड तो अपने प्लांट को कर रहे हैं, लेकिन जो वीड होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट में उस जो फर्टिलाइज़र होगी या फिर जो मैन्योर होगी उसको ले लेगा। हम पानी तो दे रहे हैं अपने पौधे को, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होगा वो ऑब्टेन कर लिया जाता है बाय द वीड्स। तो इसलिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड इज़ वेरी नेसेसरी। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ उगते हैं। अब उनकी रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं उसकी बेटर ग्रोथ हो। अब क्या हम करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के लिए? हम कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो वीडीसाइड है उसको रोका जा सके, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम कुछ स्प्रे कर सकते हैं केमिकल्स का। जैसे ये 2,4-D इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड। 2,4-D इज़ अ सब्सटेंस विच इज स्प्रेड इन द क्रॉप टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड। इट इज़ अ वीडीसाइड, रिमेंबर इट नेम। ये जीके इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि विच वन इज़ द वीडीसाइड। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें ये ऑप्शन था। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड 2,4-D। देखिए यहाँ पे ये पर्सन है, ये बाय हैंड रिमूव कर रहे हैं वीड्स को। तो दिस वन इज ऑल्सो एन प्रोसेस टू रिमूव द वीड फ्रॉम द सॉइल। तो वीडीसाइड क्या है फ्रेंड? वीडीसाइड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स में से वीड्स को रिमूव करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर क्रॉप। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? अब हमने जब हमारी जो क्रॉप थी वो अच्छे से बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, यानी कटिंग करेंगे, क्योंकि वो अब मैच्योर हो चुकी है, वो पूरा तैयार हो चुकी है। जो हमारा फ्रूट था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो उसको हमें कटिंग करनी है। और कटिंग ऑफ द क्रॉप इज़ द लास्ट स्टेप। कटिंग ऑफ क्रॉप किस तरह से की जाती है? ये जो है इनमें ये जब हमारी जो क्रॉप होगी वो पूरी तरीके से पक जाएगी तो वो इस तरह से गोल्डन कलर की हो जाएगी, और वहाँ से उसके बाद उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है। अब हम उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम उसको स्टोर कर लेंगे। लेकिन स्टोर करते वक्त भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या? कि किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी क्रॉप्स को फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और रैट। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉइस्चर जो होगा वो हमारी जो हमारी क्रॉप ग्रेन था, जो जैसे हमने गेहूँ उगाई थी, तो गेहूँ से मॉइस्चर को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को राइज करेगा। इंसेक्ट्स की जो है संख्या उसमें बढ़ जाएगी, और इंसेक्ट्स और रैट्स से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स का जनरल यूज़ करते हैं। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हमें क्रॉप ग्रेन को एक लंबे समय तक रखना हो तब भी इसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखते हैं और इंसेक्ट्स और रैट से बचाते हैं। आपने घरों में भी देखा है कि जब आप गेहूं को स्टोर करते हो तो उसके अंदर कुछ दवाई रखते हो और उसको कोशिश करते हो कि एक मॉइस्चर प्रूफ जगह पे या फिर मॉइस्चर जहाँ पे ना हो ऐसी जगह पे रखें, ताकि जो हमारी क्रॉप ग्रेन होगी उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें, पूरे 1 साल तक या फिर 1 से ज़्यादा साल तक स्टोर कर सकें।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ स्टेप्स विच जो हमने पढ़े, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए सबसे पहला स्टेप था आपका सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना क्यों ज़रूरी है? मिट्टी को तैयार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो क्रॉप होगी वो प्रॉपर रूप से ग्रो कर सकें। और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होएंगी? प्लॉइंग एंड वाटरिंग। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग के अंदर क्या होता है? बीज को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, या फिर जो छोटे प्लांट्स हो गए वो मिट्टी के अंदर उसको डाल दिया जाता है और उनको अलाउ किया जाता है कि उनको प्रॉपर रूप से सनलाइट और वाटर मिले। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं? ताकि हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर सके, और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने से क्या होगा? जो प्रोडक्शन होगी क्रॉप की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहेगी, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी लंबे टाइम तक। नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? पानी को सप्लाई करना क्रॉप में, और ये एक समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना हमें एक्सेस ऑफ वाटर करना है और ना ही हमें लैक ऑफ वाटर करना है। तो इरिगेशन एट द प्रॉपर इंटरवल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज़ बैड, सो इट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी जो खरपतवार हम इसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर जो अनवांटेड प्लांट्स हो गए उनको रिमूव करना टाइम टाइम से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि क्योंकि जो बेटर ग्रोथ होगी क्रॉप की वो तभी होगी जब उसके अंदर अनवांटेड प्लांट्स नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लांट्स में जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो प्रॉपर रूप से जो हमारी क्रॉप होगी उसको वाटर की सप्लाई नहीं होने देते। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी यूज़ सम स्प्रे एंड केमिकल्स टू अवॉइड दिस। और यहाँ पे एक वीडीसाइड का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 2,4-D। नेक्स्ट इज योर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, फसल पक के तैयार हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब उसको कटिंग करनी है हमें, और उसको क्या करना है? एट लास्ट स्टोर कर लेना है। स्टोर को भी हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में करना है और इंसेक्ट्स और रैट से उसको बचाना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट इज योर ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस जो है वो टॉप लेयर होती है सॉइल की, और वो टॉप लेयर सॉइल की बनी कैसे है? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मेटल्स होंगे, जैसे एनिमल का जो रिमेन हो गया, या शेड लीव्स हो गए, कैटल का डंग हो गया, जैसे गोबर हो गया, इन सब चीज़ों की डिकम्पोजिशन से बनी है, इन सब चीज़ों की डिकेइंग से बनी है। ह्यूमस एक्चुअल में मिट्टी की असली लेयर नहीं होती। ये कैसे बनती है? ये डिकम्पोजिशन से बनती है। और किसके डिकम्पोजिशन से बनती है? एनिमल रिमेन, काउ डंग एंड शेड लीव्स। जैसे आपने ये चीज़ कभी नोटिस की होगी कि जो अगर हमारे सराउंडिंग में कई बार कोई वेस्ट मटेरियल होता है, तो आफ्टर सम टाइम वो वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है? उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो वो एक प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, और ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ये कौन करता है? ये कुछ बैक्टीरियाज करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ से क्या होता है? वो धीरे 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 डिकम्पोज होता रहता है, डिके होता रहता है, और एट लास्ट वो क्या करता है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल की फॉर्मेशन करता है, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। ये जनरली डंग ऑफ कैटल वगैरह से बनता है। नेक्स्ट इज पेस्ट। पेस्ट आप सबको ही पता है पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट इंसेक्ट्स और रोडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? जैसे हमारी जो क्रॉप को है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में कुछ टिड्डियों की खबर आई थी। वो टिड्डी क्या है? वो यही चीज़ है, वो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचाना है। पेस्ट से बचाने के लिए भी कुछ नेसेसरी मेज़र लिए जाते हैं, और उन मेज़र्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल्स। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टूल हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। जो हमने प्रोसेसेस पढ़ी हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो उसमें हम किस किस टूल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है प्लो। प्लो, जैसे पुराने ज़माने में हम हल का यूज़ करते थे अपनी जो मिट्टी है उसकी प्लॉइंग के लिए, सॉइल प्रिपरेशन के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिलिंग दी सॉइल।
टीलिंग क्यों ज़रूरी है ये हमने पढ़ा था फॉर द सॉइल प्रिपरेशन में, ताकि हम फर्टिलाइज़र्स को ऐड कर सके। अब जब मिट्टी टीलिंग नहीं होएगी मिट्टी की प्रॉपर रूप से, हमारी जो मिट्टी है वो प्रॉपर रूप से तैयार नहीं होएगी, तो फर्टिलाइज़र्स क्रॉप को हर एक प्रॉपरली कैसे मिलेगा, या फिर प्रॉपर हर एक पौधे को फर्टिलाइज़र या मैन्योर कैसे ऑब्टेन होगा। रिमूविंग ऑफ वीड के लिए भी प्लो बहुत ज़रूरी है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल के लिए भी हमारी जो प्लो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। और जो ये होता है प्लो, ये जनरली किसका बना होता है, ये वुड का बना होता है। और इस तरह से देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये प्लो है और ये है दो बैल बलक्स हैं, ये दो, इनके साथ बुल्स हैं ये दो, और इस तरह से हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है प्लो। और इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये जो चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं प्लो शैफ्ट। ये जो होता है नीचे की तरफ इसे हम बोलते हैं प्लो शेयर। और ये जो होता है दैट इज़ बीम। ये अगर आप गांव में कभी देख जाते हो तो आपने देखा होगा, वैसे अब नहीं होते ये बहुत ही ट्रेडिशनल टूल है। प्लो इज़ यूज वेरी ट्रेडिशनली। अब जो मॉडर्न टूल है उसमें ये नहीं होता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये प्लो क्यों ज़रूरी है, फॉर द टीलिंग, फॉर एडिंग फर्टिलाइज़र, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल के लिए। नेक्स्ट इज हॉय। हॉय किस लिए यूज़ होता है, ये रिमूविंग वीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वही सेम चीज़ जो प्लो करता है। और ये इस तरह से कुछ दिखता है, इसे ग्रिप कहा जाता है। दिस इज हैंडल, ये पकड़ने के लिए होता है यहाँ पे। दैट इज बेंट प्लेट and that is rod. This is known as the beam and this is used for removing weeds and for the loosening of the soil. तो ये देख सकते हैं आप, ये होए इस तरह से कुछ होता है। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होता है। ट्रैक्टर लगा होता है, जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर लगा होता है, और ये जो है ये कल्टीवेटर है। और कल्टीवेटर क्यों ज़रूरी है, पहले तो कल्टीवेटर नहीं यूज़ किए जाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, और लेबर के साथ साथ वो टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो टाइम कंज्यूमिंग और लेबर दोनों को बचाने के लिए हमने कल्टीवेटर का यूज़ किया। ये कुछ इस तरीके से दिखता होता है, और दिस इज़ यूज फॉर द टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। दीज आर सम ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में जैसे यहाँ पे इन्होंने फनल यूज़ की है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल टूल एंड दिस यूज फॉर दिस सोइंग ऑफ सीड, यानी जो बीज होते हैं उनको उगाने के लिए इस फनल का यूज़ किया जाता है। और ये अच्छी टेक्निक थी, ये ट्रेडिशनल टूल है, ये आज के टाइम पे नहीं यूज़ किया जाता, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर इंटरवल पे प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बाद सीड को प्रॉपर प्लेस पे उगाया जाता है, बोया जाता है। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर सोइंग। और यहाँ पे ये देखो ट्रैक्टर के साथ इसको लगाया जाता है, और ये भी प्रॉपर डिस्टेंस, जैसे एक पौधा यहाँ पे लगा दिया आपने, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, और एक यहाँ पे लगा दिया, तो प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर ये क्या करता है, डेप्थ तक, जो जितना ज़रूरी डेप्थ है उतनी डेप्थ तक ये जो है सीड को लेके जाता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, और इस पर ट्रैक्टर लगा होता है, ये जनरली ऐसे ही हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ ऑल्सो लेबर एंड टाइम इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज सिक्कल, द यूज फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। हाथ से जो हार्वेस्टिंग की जाती है, दिस इज़ ऑल्सो लेबर कंज्यूमिंग एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। और ये हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है जब हमारी जो फसल है वो पक्के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जो हमारी फसल है वो मेच्योर हो चुकी है, तो उस टाइम पे फसल को काटने के लिए, पकी पकाई फसल को काटने के लिए हम सिक्कल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूमिगेशन। ये कोई ट्रेडिशनल टूल नहीं है, टूल ये हमारे यहाँ पे थे। फर्स्ट इज़ प्लो, द सेकेंड टूल इज़ हॉय, द थर्ड इज़ कल्टीवेटर विच सेव्स लेबर्स एंड टाइम। नेक्स्ट ट्रेडिशनल टूल इज़ फनल विच इज़ यूज फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स। Next is your seed drill which is also used for the sowing of seeds, and this is used for the proper distance and depth, so that the seed grown at the proper distance and depth. Next is sickle which is used for harvesting, पकी पकाई क्रॉप को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन एक ऐसा मेथड होता है ताकि जो इंसेक्ट्स होंगे
उसकी जो ग्रोथ होगी उसको चेक करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें देखो ये पर्सन है, ये फ्यूमिगेशन कर रहा है। यहाँ पे जो इसकी क्रॉप थी और इसने ऐसा कुछ स्मोक जैसा, धुएं जैसा इसने इस मशीन से यहाँ पे धुआं छोड़ा, और ये जो धुआं था ये अपनी क्रॉप को कोई भी हार्म नहीं कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। दिस इज यूज फॉर द चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स। तो फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। और इसमें एक स्मोक होता है या फिर केमिकल बोल सकते हैं, जो कि जनरली गैसेस स्टेट में होता है। देखो यहाँ पे ये कोई पानी का स्प्रे नहीं कर रहा, ना ही ये कुछ फेंक रहा है, कोई सॉलिड स्प्रे नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई चूर्ण फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक गैस होती है, गैसेस स्टेट में ये जो है स्मोक को फेंकता है, और ये इससे ग्रेन को, हमारी फसल जो है उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्यूमिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द चेकिंग ऑफ ग्रोथ और ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज वीड। वीड हम पढ़ ही चुके हैं। कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। जैसे यहाँ देखो पॉइजन स्मैक, डेंडेलियन, ये आपने देखा भी होगा। डेंडेलियन एक कॉमन टाइप की वीड होती है, जनरली पाई जाती है। क्रैब ग्रास, ये भी एक जनरली वीड होती है और ये बहुत ज़्यादा पानी लेती है। तो दीज आर सम कॉमन टाइप ऑफ वीड्स। और यहाँ पे देखो जाइंट रैगवीड, ये भी देखो, ये अलग अलग टाइप के पौधे आपने ये डेली लाइफ में देख भी लिए होंगे कहीं ना कहीं। वीडीसाइड भी हम पढ़ चुके हैं। वीडीसाइड क्या होते हैं? वीडीसाइड वो सब्सटेंस होते हैं विच इज़ यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स। और इसका फेमस एग्जांपल 2,4-D। 2,4-D में डी रेफर्स टू द डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और सेकंड जो आपका है वीडीसाइड, दैट इज मेटल कैलर क्लोर, मेटोला क्लोर। तो यहाँ पे वीडीसाइड, ये 2,4-D की फुल फॉर्म देखो, पिछली बार अगर इसका नाम पूछा है तो हो सकता है अब की बार इसकी जो है 2,4-D की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो ये भी याद रख लीजिएगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट विनोविंग। विनोविंग जो है आपने ये तो डेली ये देखा ही होगा। जनरली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रेन होगा, यानी जो हमारा अनाज होगा, और जो शाफ होता है, शाफ क्या होता है, वो गोल्डन कलर का जो भूसा होता है, सब्सटेंस होता है, उस वो है ये। तो ये विनोविंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेन और शाफ को रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा है कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो घरों में ये जो प्रोसेस है वो करती हैं, यहाँ पे एक फ़ैन लगा लेती हैं वो, और यहाँ से इस तरीके से हम बोलते हैं घर में कि गेहूँ बरसा रहे हैं, तो गेहूँ को जनरली बरसाया जाता है, जिससे जो लाइट वेट जो पार्टिकल्स होंगे जिसे हम शार्प बोलते हैं वो हवा के साथ ऐसे रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारा ग्रेन है वो इस तरीके से नीचे की तरफ, देखो ये ग्रेन है और ये शार्प है, ये हवा के साथ उड़ गया। ये विनोविंग प्रोसेस होती है। नाम याद रख लीजिएगा। विनोविंग वैसे प्रोसेस सबको पता ही होती है, नाम याद रख लीजिएगा, टू ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।